नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब, ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और लैपटॉप में जो चैट डिलीट हो गई थी, जो वीडियो उसने डिलीट कर दिए थे, वो सारे रिट्रीव कर लिए हैं जांच एजेंसियों ने। अब ये सब कुछ मिलने के बाद आपको क्या लगता है किस तरह से ज्योति की दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए अंजू जी, जनरली यूट्यूबर्स आपको पता ही है कि जब शूट करते हैं तो आधे घंटे का शूट करेंगे। आधे घंटे का शूट करने के बाद में उसमें से केवल फुटेज जो प्ले करनी होती है वो 5-10 मिनट की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो बाकी का 20 मिनट का कंटेंट जो है वो क्या है वो किसी को पता नहीं है कि क्या था। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने शूट क्या किया और क्या दिखाया। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं कमरे का शूट करूं और दिखाऊं मैं बाहर का गमला, ऐसा भी संभव है। तो एक तो डिलीट करना जो है एक शक पैदा करता है कि आखिर कोई कंटेंट क्रिएटर अपना डेटा क्यों डिलीट करेगा। लेकिन अगर उन्होंने डिलीट किया है तो ये राज भी खुलेंगी कि वो क्या डिलीट कर रही थी। जैसे कि सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने जाके अटारी बॉर्डर के पास में जाके भी शूट किया। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने पहलगाम के पास में भी जाके शूटिंग की थी। उन्होंने ये भी खबर है कि उन्होंने मुनाबाव तक गई हैं, वहां पर भी शूटिंग की उन्होंने। मुनाबाव के पास में रात के समय फेंसिंग को दिखाने का या बताने का क्या मतलब हो सकता है। ये भी आया है कि वो जो थी पाकिस्तानी सेना वहां से कितनी किलोमीटर दूर है वो भी बता रही थी। तो ये संदेश जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? कोई आम आदमी तो जानना चाहेगा नहीं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो फेंसिंग से कितनी दूर बैठी है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बताती हैं, शक पैदा करती हैं कि ये हो सकता है उन कंटेंट जिनको डिलीट किया गया है उसमें संवेदनशील जानकारी हो, ट्रूप मूवमेंट की जानकारी हो सकती है, फॉर ऑल यू नो। क्योंकि उस समय जब ये शूट कर रही थी उस समय हमारे ट्रूप्स की आवाजाही चल रही होगी, एक्सरसाइज में होती है, ट्रूप्स कैसे मूव करती हैं, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो आप कुछ भी चीज शूट करके भेज सकती हैं और उससे जो होता है असर पड़ता है आपकी फौज को। क्योंकि दुश्मन जो है वो एक एक चीज को लेके बैठता है और फिर उसके ताने बाने बोल के पूरी एक रूपरेखा तैयार करता है कि किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। तो इनकी जो शूटिंग और इनका डिलीटेड पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई राज खोलेगा जब ये फोरेंसिक लैब जो है वो इसको डिटेल को लेकर आएगी कि इन्होंने आखिर शूट किया है तो किया क्या है जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। और सर, वो जो डिलीट किया गया है वो किसको भेजा गया, पाकिस्तान में कहाँ भेजा गया, इसका भी तो पर्दाफाश होगा, तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी। लेकिन सर, एक चीज और सामने आई है ज्योति के मामले में कि पाकिस्तान का एक कंटेंट क्रिएटर है, ऐसा यूट्यूबर जिशान जिसका नाम है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया था ज्योति ने, और दोनों मिलकर पाकिस्तान की छवि को बेहतर दिखाने में लगे हुए थे। अंजू जी, एक तरीके का वॉरफेयर जैसे होता है आजकल, युद्ध कला जो होती है, एक तरीके का वॉरफेयर होता है साइऑप्स, एक होता है आपका नैरेटिव बिल्डिंग की ऑपरेशंस होती हैं कि आप किसी कंट्री की छवि, उसकी फौज की छवि, उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं या उसको उभारने की कोशिश। नैरेटिव वॉरफेयर जो है आजकल का नया एक तरीके का वॉरफेयर आ गया है जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, नॉर्मल ट्विटर करने वाले जो हैं ये इसको बिल्ड करते हैं। अब जो मेरे पास खबर आई है इसकी कि जीशान हुसैन नाम है इसका पूरा लड़के का, ये पाकिस्तान के लाहौर का नामी गिरामी यूट्यूबर है। ये ज्योति मल्होत्रा से कटाश राज मंदिर में मिलता है। कटाश राज मंदिर जो है वो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के स्थित है और उसकी मान्यता है हिंदू देवी देवताओं की। ये आदमी क्या करता है, बड़ा धीरे से एक मैसेज सरकाता है अपने लोगों के लिए कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित हैं, मंदिरों की बड़ी देखभाल की जा रही है, जो कि फैक्ट ग्राउंड पे नहीं है, उसके बरखिलाफ है। एम क्या है, पाकिस्तान की छवि को दुनिया के सामने बड़ा अच्छा करके पेश करना। और हाथ किससे मिलाता है वो? ज्योति मल्होत्रा से, जिसका कि यूट्यूब में फॉलोइंग 3,77,000 है। यानी वो अगर उससे हाथ मिलाती है तो वो झूठा कंटेंट भारत के कम से कम 3,77,000 लोग देखेंगे। आप ये देखिए कितना भारी नुकसान वो देश के लिए कर रही है सिर्फ एक छोटी सी चीज करने के बाद में। तो बड़े आराम से जीशान ने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से जो कंटेंट क्रिएट किया वो ज्योति मल्होत्रा के थ्रू भारत में पुश किया। और ये भी है कि उसने ज्योति मल्होत्रा को भारत और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आश्चर्य की बात है, खुद ब खुद।
अपने आप। तो मतलब ये बड़े शर्म की बात है कि आप अपने देश को बेचकर दुश्मन देश के साथ में जाके यारी कर रही हैं, उनके कंटेंट को प्ले कर रही हैं, उनको दिखा रही हैं बहुत सगे हैं। अंजू जी, इस लेडी ने क्या किया जब पहलगाम पर अटैक हुआ, अटैकर्स, दुनिया जो थी वो अटैकर्स को बोल रही थी कि इन्होंने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये लेडी बैठकर वहां पर कंटेंट ये बना रही थी कि गलती उसमें सुरक्षा कर्मियों की है, उसमें टूरिस्ट की गलती है। तो साफ साफ झलक आती है कि ये लेडी जो है वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रही थी, दुश्मनों के लिए काम कर रही थी। ये आप इसके कंटेंट्स को, इसकी जो कारकर्दगी को देखकर आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको मेरे लिहाज से तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जब इसका पूरा खुलासा होगा। और आप देखते जाइए, इसमें बहुत परतें खुलेंगी, इसमें और लोग भी इसकी जद में आएंगे कि न जाने इसने कितने यूट्यूबर्स के साथ मिलके क्या क्या काम किए। मेरे पास में पूरी एक चेन इसकी आई है, और वो मैं चेन आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो दानिश था, आपको याद होगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन का एम्प्लॉय, उसने अली हसन के नाम के आदमी को इससे इंट्रोड्यूस कराया। अब अली हसन जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ज्योति मल्होत्रा के साथ में मिलवाता है। ये चीज खुल के सामने आई है। अच्छा, दो ऑफिशियल्स हैं, राना शहबाज और शाकिर। ये दोनों जो हैं ये एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे कि स्नैपचैट हुआ, टेलीग्राम हुआ, इसके जरिए इससे तालमेल कर रहे थे। अभी तो ये खुल के आएगा कि इन दोनों ने क्या बातें की हैं इसके साथ, क्योंकि फॉरेंसिक लैब जो है वो खंगाल रही है सब चीजों को। इस लेडी ने शाकिर का नाम रखा था अपने फोन में जट रंधावा। जब आदमी के मन में चोर होता है तो ही वो नाम बदल के रखता है, नहीं तो शाकिर का नाम शाकिर क्यों नहीं रखा आपने, जट रंधावा क्यों रखा? यानी कि आप उसके साथ में ऐसा कम्युनिकेशन कर रही थी जो कि सरकार की नजरों में आप लाना नहीं चाहती थी, या अपने घर वालों की नजर में नहीं लाना चाहती थी। साफ साफ बात है। सो शी वॉज वर्किंग ऑन द स्लाई अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज बीइंग प्रूव्ड बाय मेनी इंस्टेंसेस। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे परतें खुलेंगी ये और चीजें खुलकर सामने आएंगी। चीज और हैरानी की लगती है कि ये धार्मिक वीजा पर जाती थी पाकिस्तान, वहां पे धार्मिक वीजा पर गई थी कि मंदिरों को देखने के लिए जा रही है, और फिर मंदिरों को लेकर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग। सर, वैसे हम कहते हैं कि मंदिर में आप गए तो आप उस क्या क्या महानता है, कब से वो मंदिर है, क्या उसमें मान्यता है, इन सब के बारे में बात करेंगे ना। लेकिन भारत में जिन जिन मंदिरों में ये महिला गई, वहां सब जगह जाकर ज्योति ने वहां की सिक्योरिटी को ही टारगेट किया, सिक्योरिटी के बारे में पूरा बखान किया, तो शक तो यहां भी पैदा होता है ना। अंजू जी, बड़ा आसान होता है जब आप जाते हैं, जैसे यूट्यूबर गए, एक तो ये महिलाएं हैं, महिला को देख के अमूमन कोई भारतीय पुरुष होता है वो कहता है कि ठीक है जाने दो, थोड़ा सा एंगल ये रखता है कि इसके साथ में थोड़ा नरमी से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई मेल यूट्यूबर होगा ऐसी हरकत करेगा तो उसको पुलिस वाला धक्का देके बंद करा देगा। लेकिन जो आपने बात अभी बोली है कि मंदिर में जाकर मंदिर का बखान करने के बदले सिक्योरिटी को दिखाना, अब कारण क्या होता है आप देखिए कि पहले भी हमारे मंदिरों पर अटैक हुए हैं, बम विस्फोट हुए हैं। अगर आप वहां की सिक्योरिटी के बारे में सब बता देंगे लोगों को कि यहां पर इतने आदमी हैं, यहां पर है, ये सिक्योरिटी ऐसी है वैसी है, तो आप ये मैसेज सीधा सरहद के उस पार भेज रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, हमारी एक बहुत मशहूर पत्रकार थी, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी मुंबई से, लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी जब अटैक चल रहा था। तो ये खबरें जो थी वो सरहद पार जा रही थी, वो इसको सब कोलेट कर रहे थे और फिर वो अपने एक्शंस को प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब ये ज्योति मल्होत्रा जाती है मंदिरों में, सुरक्षा के बारे में बात करती है, मंदिरों की मान्यता की बात नहीं करती, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात नहीं करती, कब का मंदिर है उसकी बात नहीं करती, आर्किटेक्चर है उसकी बात नहीं करती, गर्भगृह की बात नहीं करती, बात करती है सिक्योरिटी की। कहने का मतलब यह है कि एम उनका सीधा यही है कि भाई यहां पर इतने लोग तैनात हैं, यहां पर इतने हैं, अब आप अपना प्लान कर लो, यहां पर अटैक अगर करना होगा तो इस प्रकार से आप अटैक प्लान कर सकते हो। मेरा शक सीधा सीधा यहीं पर जाता है कि आप मंदिरों के बजाय, आपने नाम तो रखा है ट्रैवल विद जो, ट्रैवल करते वक्त आदमी जो है वो देखता है वहां की सौंदर्य को, सुंदरता को, क्या खासियत है। सिक्योरिटी को कहा आप ट्रैवल में कब ला के आते हो, ये बताइए मुझे। यानी अगर ये सिक्योरिटी विद जो होता प्रोग्राम तो मैं मान भी लेता, पर ट्रैवल विद जो, तो ट्रैवल ब्लॉगर आदमी जो है वो कभी भी सिक्योरिटी एंगल को कभी डिस्कस करता ही नहीं है। मैंने तो हजारों देख रखे हैं इनके केस, ये पहली ऐसी नमूना है जिन्होंने केवल सिक्योरिटी को लेकर बात की है, जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े हैं आफ्टर पहलगाम अटैक। तो इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सर, जैसे कि आपने कहा ना कि ये हो सकता है कि 20 मिनट का शूट करती हो, 5 मिनट का अपने चैनल पर दिखाती हो, बाकी 15 मिनट का क्या करती थी वो अब खुलासा होगा। तो पहलगाम में भी हो सकता है ऐसे कुछ रहा हो,
वहां पर भी कुछ वीडियो से अपने सोशल मीडिया पर डाले थे, लेकिन वहां पर और क्या क्या शूट किया गया वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि पुरी जैसे मंदिर में जाकर इसके बारे में कहा जाता है कि इसने वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया था शूट करने के लिए, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल करना बैन है, रोक लगी हुई उस पर, लेकिन इसने ये भी वहां पर किया था। अब तो सर वो लोग भी गेड़े में आएंगे जिन्होंने ये सब करने दिया। जी जी जी, अब इसमें बहुत लोग जद में आए, जैसे मुनाबाव तक जाना, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप वहां पर गए, वो भी रात को गए, रात को फेंसिंग के पास शूट कर रहे हैं, किसने आपको अनुमति दी? बीएसएफ तो वहां पर चाक चौबंद है, तो आप कैसे पहुंच गए, किसके कहने पर पहुंचे? अभी बहुत लोग घेरे में आएंगे। इनका खुलासा तब हुआ था जब ये काजीगंज में खड़े होकर उन्होंने फोटो खींची थी, तब लोगों को शक पैदा हुआ था कि ये इस एरिया में, इस सेंसिटिव हाईवे के ऊपर खड़े होके क्यों शूट कर रही हैं ये। तब लोगों ने ऑब्जर्व किया था इनको कि भाई ये ऐसा क्या कर रही है। धीरे धीरे जो ऑब्जर्वेशन थी, तो इनका बीमारी है ये, अब बीमारी तो नहीं कहूंगा, ये तो खैर जबरदस्ती इन्होंने जानबूझकर किया है, अब बीमारी नहीं रही है। नाउ दिस इज अ सोची समझी साजिश देश के खिलाफ, कि आप सेंसिटिव जगह पर जाती हैं, वहां के वीडियो बनाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में लोगों को इत्तला करती हैं, लोगों को इत्तला नहीं कर रही हैं, धोखे से सरहद के उस पार आप मैसेज भेज रही हैं। कहने के लिए आप हिंदुस्तान के लिए बना रही हैं, लेकिन बन आपका वीडियो यहां के लिए नहीं रहा है, बन रहा है सरहद पार के लिए। तो ये इनकी इंटेंट रही है। इन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर पे भी जाके शूट किया है, वाघा अटारी बॉर्डर पे भी शूट किया खड़े होकर, इन्होंने वहां की सिक्योरिटी भी दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने अपने एक मित्र यूट्यूबर जो कि उड़ीसा की थी, जिसके बल पे ये पूरी गई थी, उसको भी प्रेरित किया, उसको भी इन्होंने करतारपुर भेजा। अब उनकी भी क्वेश्चनिंग चल रही है, अभी क्या होगा देखिए आगे तो समय बताएगा। लेकिन इन्होंने अपने लपेटे में बहुत लोगों को लिया, झांसा दिया उनको, और अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजियस टूरिज्म वो करती थी काम। अब इसमें क्या होता है, आदमी को शक भी नहीं होता। देखिए अंजू जी, इस समय हो क्या रहा है कि भारत में, हरियाणा में जो जाट यूट्यूबर्स हैं, उनका एक कनेक्ट वो दिखाते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम जाटों के साथ में, और वो ये कहते हैं कि जो भारत में जो जाट लड़के हैं वो तो हिंदी बोलना सीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुसलमान जाट हैं वो अभी भी हरियाणवी बोलते हैं। तो एक तरीके से ये कल्चरल कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये हो सकता है ये नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, या फिर आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो। इन महिला ने पॉसिबली इस चीज का बहाना लिया कि हाँ ऐसा कल्चरल कनेक्ट है। वहां के लोग जो हैं वो भारत वाले लोगों को, क्योंकि जाट जाट कम्युनिटी एक हो गई, वहां पर भी लोग जो सेम वही जोक्स क्रैक करना, आराम करना, हंसी ठिठोली करना, सेम कल्चर वहां पर भी है। तो हो सकता है इन्होंने इस कल्चरल कनेक्ट का बहाना लगाया और फिर अपने कंटेंट को बनाया, कंटेंट को फिर उन्होंने धर्म की आड़ में ढका, जिससे कि और थोड़ा सा वैलिडिटी मिले धर्म के नाम पर, और फिर उन्होंने अपने काम जो थे वो जो काली करतूत थी वो करनी शुरू की है। ये मुझे लगता है इसका ऐसा रूपरेखा रही होगी इनकी। सर लेकिन ये जो हाई कमीशन है भारत में पाकिस्तान का, ये क्या है? मतलब ये जासूस पैदा करने वाली फैक्ट्री है क्या? क्या यहीं से सब कुछ चलता है? ये यहाँ रहकर क्या यही खेल खेलते हैं? अब्दुल बासित को देखिए, हाई कमिश्नर रह चुके हैं ना भारत के, वो कैसी जहर उगलते हैं पाकिस्तान में बैठकर हर दूसरे दिन। तो ये क्या है? यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो सब आईएसआई के ही हैं, और उनका काम यही है कि यहाँ के यूट्यूबर्स को पकड़ो, उनको इफ्तारी में बुलाओ, उनको नेशनल डे पर बुलाओ और फिर पैसे दो और ये सब करवाओ। अंजू जी, इनके हाई कमीशन के अंदर में एक स्पेशल सेल होता है आईएसआई का, ये सबको विदित है, और उसका काम यही रहता है कि भारत की पूरी टोह लेते रहना। उनमें से एक अधिकारी को मैंने देखा और मैं पहचान गया कि ये बंदा आईएसआई का है जरूर, जो अब्दुल बासित के पीछे खड़ा हुआ था जब अब्दुल बासित एक स्टेटमेंट दे रहे थे। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पिछली रेजिम, यूपीए रेजिम के दौरान एक जमात होती थी जो कि कश्मीर से ट्रैवल करती थी, भारतीय वीजा पर रहते थे, और उनका रेड कारपेट वेलकम होता था पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और फिर वो दुनिया भर में घूमते थे और फिर आते थे, और उनकी आवभगत होती थी स्पेशल पाकिस्तानी हाई कमीशन में। हर पार्टी में वो लोग इनवाइटेड होते थे और हम उनको खड़े होकर केवल देखते भर रहते थे। तो ये आखिर इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, और हम बिल्कुल दम साधे बैठे रहे कि जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, हमको बार बार धमकी देते हैं। एक और व्यक्ति था, यासीन मलिक शायद नाम था उसका, अभी तिहाड़ में सड़ रहा है। जी, तिहाड़ में सड़ रहा है, उसको काफी सड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 5 एयरफोर्स ऑफिशियल्स के कत्ल में उसका नाम है, और वो
आदमी जो आता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जाके हाथ मिलाता है। इनकी इतनी हैसियत हो गई कि ये प्रधानमंत्री के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, इतने ऊंचे हो गए हमारे लिए ये। उनकी बीवी इस समय बैठकर भारतीय सेना को गालियां दे रही है पाकिस्तान में बैठ के। तो ये आदमी भला भारत का सगा हो सकता है, जिसकी वाइफ जो है बैठ के वहां पर भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, आप उससे हाथ मिला रहे। मुझे तो कभी कभी उस सरकार पे बड़ा, क्या बताऊं, गुस्सा आता है कि कैसे कैसे लोग हमने पाल रखे इस देश के अंदर कि दुश्मन से आप हाथ मिला रहे हो, जो हमारा गला काटने के लिए तैयार बैठा है, जिसने हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है, आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? जो बंदा अपनी जान पर खेलकर कश्मीर में पोस्टेड है, बस स्टॉप पे खड़ा है, बस का वेट कर रहा है ड्यूटी पे जाने के लिए, उसको ये आदमी जाके मार देता है गोलियां, और आप उससे जाके हाथ मिला लेते हैं। खैर, अब तो है नहीं इस दुनिया में, इनके बारे में क्या कहा जाए। कहते हैं कि मरे हुए के बारे में कुछ कहते नहीं है, लेकिन ये बात तो हिस्ट्री में दर्ज है, और इसको कभी भी भारतीय सैन्य शक्ति जो है माफ नहीं करेगी इस चीज को, ये आप मान के चलिए। एयरफोर्स का जब जब ये नाम आएगा, यासीन मलिक, एयरफोर्स वालों का खून खोलेगा। हमें याद है कि बाढ़ आती थी तो इस आदमी को सेना के जो जवानों ने कंधे पे बैठा के, खुद नदी में डूबे हुए हैं, उसको कंधे पे बैठा के निकालते थे वहां पर। इन लोगों की ये हैसियत होती थी। वो तो भला हो कि 10 साल के बाद में सरकार बदल के आ गई तो इनको अपने पता लग गया कि इनकी हैसियत है क्या और जगह इनकी कौन सी है जेल में। जी सर, ये यासीन मलिक एक बड़ा न्यूज चैनल है, उनके कॉन्क्लेव में आता था यूथ आइकॉन बनकर। इसके खिलाफ तो एफआईआर भी मोदी सरकार आने के बाद दर्ज हुई है, हाँ। जाकर ये गिरफ्तार हुआ है सर। जी अंजू जी, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ भारत के लिए वो समय, सरकार बदली और सोशल मीडिया का उदय हुआ। ये दो शक्तियां जो हमें मिली है ना, इसका भारत जो है वो हमेशा ऋणी रहेगा कि भाई आप ऐसी सरकार लेकर आए जो कि भारत के बारे में सोचती है, कम से कम भारत के बारे में, भारतीय जनता के बारे में, भारतीय सेना के बारे में जो सोच सकती है। लेकिन इससे पहले तो भगवान जाने क्या अराजकता चल रही थी कि मतलब मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि ये हमारे देश के नेता थे। ये आज भी सोच उनकी बदली नहीं है। राफेल पे प्रश्न उठाना, कितने गिरे हैं ये प्रश्न करना, अरे भाई अपने प्रश्नों को रोक लो, थोड़ी देर के बाद कर लेना, जब पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। आपको शक अगर होगा तो, अगर एवीएम भारती ने क्लियर कर दिया आपको कि भाई ऑल पायलट्स आर सेफ होम, अब शक की गुंजाइश क्या रहेगी? बार बार खोद खोद के उस चीज को लेकर आना, एक ना एक नमूना जरूर पैदा होगा रोज के रोज जो कि इन प्रश्नों पर उठाएगा प्रश्नों को। अगर हम लोग फिर से पाकिस्तान हाई कमीशन की बात करें तो वहां किस तरह से मोडस ऑपरेंडी काम करती है कि किन लोगों को टारगेट करती है, किन लोगों पर ये जिम्मेदारी थोपी जाती है कि वो पाकिस्तान की इमेज को अच्छा करके दिखाएं? देखिए, स्पाइंग की भाषा में एक टैलेंट हंट होता है। टैलेंट हंट में ये होता है कि वो देखते हैं कि सपोज फर्ज कीजिए एक एक्स यूट्यूबर है, वो एक्स यूट्यूबर जो है वो पैसे कमाना चाहता है, यानी उसकी वीकनेस पैसा है, तो उसको फिर क्या किया जाएगा? उसको पैसा दिया जाएगा कि भाई तुम ये काम करो, पैसा रखो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। कोई है फेम एंड नेम चाहता है, तो सडनली उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कंटेंट उसका कुछ भी होगा लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो उसको लगेगा वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसको फिर बुलाएंगे अपने एम्बेसी में, हाई कमीशन में बुलाया जाएगा, आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये भाई आदमी को तारीफ तो बड़ी पसंद आती है उसको, वो धेले भर का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हो लेकिन उसकी ऐसे तारीफ की जाएगी, उसको भी लगेगा मैं बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर, इनका कंटेंट जो है दुनिया भर में देखा जाता है, आपस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आप और फूले नहीं समाएंगे। फिर आपको वेलकम, तारीफ होती है, वेलकम होता है, आदमी को अच्छा लगता है, ईगो सेटिस्फाई होती है। फिर धीरे धीरे उनको फिर लालच दिया जाता है कि आप ऐसा करिए ना, देखिए आपका कंटेंट ऐसा देखा जाता है, तो आप अगर कवर करेंगे कि इस एस्पेक्ट को भी, तो ये आपके कंटेंट में और चार चांद लेकर आएगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट, थोड़ा सा सेंसिटिव। देखिए मिलिट्री के बारे में, फौज के बारे में हर आदमी देखना चाहता है। अगर आप मिलिट्री का कंटेंट शूट करेंगे तो आपकी व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी। अब उसको लगता है भाई ये तो मेरे फायदे की बात कर रहे हैं, चलो मैं मिलिट्री का कंटेंट शूट करते हैं। धीरे धीरे वो इसको अपने चंगुल में फंसा लेंगे, और एक बार आप चंगुल में फंस गए तो फिर आपकी होती है ब्लैकमेलिंग कि आपने जी हमें ये सेंसिटिव डेटा जो है वो तो लाके दे दिया है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को आपका ये डेटा जो है लीक कर देंगे कि आपने हमें दिया है। अब आपकी मर्जी, आप करें चाहे ना करें। ये मेरे ख्याल से उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई थी, ये तो इस समय सिर्फ इनके हाथों में खेल रही थी और जानबूझकर उनको
सेंसिटिव डेटा सप्लाई कर रही थी, जो कि इससे बड़ा गुनाह जो है वो हो गया है इनसे। सर एक चीज ये बताइए कि ये 3-3 बार पाकिस्तान क्यों गई होगी? आदमी घूमने भी जाना चाहता है किसी देश में तो एक बार जाता है। बांग्लादेश भी एक बार गई, दोबारा जाने के चक्कर में थी। तो पाकिस्तान में ऐसा रखा क्या था कि आप 3-3 बार गए? और सर पंजाब की जो सीएम है मरियम शरीफ, उस तक पहुंच जाना आसान है क्या? क्या कोई भी यूट्यूबर भारत का उठकर वहां जाएगा और मरियम से इंटरव्यू लेकर आ जाएगा? ऐसा आसान है क्या? देखिए, जब आप स्पाई को रिक्रूट करते हैं तो उसको आप दिखाते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी इंपॉर्टेंस कैसे पैदा की जाती है कि आप एक शख्सियत के साथ उसका इंटरव्यू स्लेट कर दें, और एक्स यूट्यूबर मान लेते हैं उसको, अगर दे दें आप कि चलो आपको शहबाज शरीफ का या असीम मुनीर का इंटरव्यू करा देते हैं आपका, भाई उसके तो वारे न्यारे हो गए कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लूंगा मैं, तो उसको तो लगेगा कि भाई मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ छठे आसमान पर। आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको अपनी फॉलोइंग थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप ऐसा करो, कंटेंट जो है यहाँ पर वो चलता है बहुत, आप उसको शूट करके ले आओ। जैसे पहलगाम में कैसी सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां पर तो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहां सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होगी, तो अगर आप वहां की सिक्योरिटी को कवर करके एक यूट्यूब वीडियो बना दो तो हम आपका इनके साथ में इंटरव्यू कर देंगे, क्योंकि वो कंटेंट आपका बहुत चलता है। वो आपको बता दिया कि आप ये करके लाओ तो आपको ये वाला हम वीडियो, ये शूट जो है वो दे देंगे। वो गई हैं, अपने पहलगाम का पूरा शूट किया, सिक्योरिटी के बारे में स्टडी किया और जाके बता दिया, और मरियम नवाज ने उनके साथ में इंटरव्यू दे दिया या नहीं भी दिया, जो भी होता है। तो इस तरीके से आदमी को झांसा देकर या उसका और मनोबल बढ़ाकर कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें इसके एवज में ये इनाम दे रहे हैं। अब बट नेचुरल है, वो जब मरियम नवाज का इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाएंगी तो उनके तो हिट्स मिलेंगे उनको। भाई भारतीय भी देखना चाहेगा कि आखिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हरित क्रांति ला रही थी उनके चीफ के साथ मिलके, चीफ जिसको फौज को देखना चाहिए तो हरित क्रांति में लगे हुए थे इनके साथ में, तो आखिर वो हैं क्या चीज, वो क्या करती हैं। तो इससे इनके कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा। एम क्या है कि आप जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है हम तक पहुंचाएंगे, अल्टीमेट एम वो है। बाकी ये एड ऑन्स चल रहे हैं, तो ये इनको इसके लिए बख्शिश दी जा रही है और ये उस काम को दनादन करती जा रही है। सर ऐसे बहुत सारे नेता इस देश में जो पाकिस्तान को लेकर कुछ गलत सुन नहीं सकते, वो भी तो पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, वो भी तो पाकिस्तान के फेवर में ही बोलते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर और भी हैं जो जब अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं तो वो भी तो एक तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। क्या वो इस दायरे में नहीं आएंगे जो काम ज्योति कर रही थी? अंजू जी, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा, आज ही मैंने ट्विटर पर एक सज्जन कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, क्योंकि काम उन्होंने दुर्जन का कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से अपना भाषण दिया था और उन्होंने सिंदूर की तुलना की थी बारूद से, कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो क्या असर करता है, और कदाचित खून में सिंदूर जो है वो बारूद बनकर चल रहा है। तो उन्होंने उसका उपहास करते हुए, प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उपहास कर रहे थे वो, और कहते हैं कि सिंदूर जो है अगर थोड़ा सा मुंह में चला जाए और वहां चला जाए तो क्या असर करता है, ये असर करता है। मुझे इस कदर गुस्सा आया उस व्यक्ति के ऊपर, मैंने उसको ये लिखा कि फौज में हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि आई हैव ऑलिव ग्रीन्स फ्लोइंग इन माई ब्लड, तो क्या फौजियों का ब्लड क्या लाल नहीं होता, ऑलिव ग्रीन होता है? एक चीज को कहने का मतलब होता है, पर आप इतनी सोच गिरी हुई है, जो व्यक्ति पाकिस्तान को संदेश दे रहा है ये वाला, तुम उसका बैठ के मखौल उड़ा रहे हो। तो इससे बड़ा देशद्रोही तो मैंने आज तक देखा नहीं है। तो जो ये विपक्षी नेता या उनको सपोर्ट करने वाले तथाकथित यूट्यूबर्स ऐसी बातें करते हैं जो कि पाकिस्तानी कानों को म्यूजिक लगती है, जो उनको अच्छा लगता है, उनके नैरेटिव को जो प्ले करते हैं, इससे बड़े देशद्रोही हो नहीं सकते। इनको द्रुतगामी प्रभाव से यहां से लात मार के सरहद के उस पार भेज देना चाहिए, या फिर सीधा डालो जेल के अंदर। इनके लिए तो सुनवाई की आवश्यकता भी नहीं है। एक हमारे यहां ऐसा होना चाहिए कि जो देश के खिलाफ बोले उसकी सजा है बिना जमानत के सीधा जेल के अंदर, तुम जाके सड़ो, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। आप देश के खिलाफ आखिर बोल कैसे सकते हैं? ये चाहे आप नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, कोई भी है, किसी को हक नहीं बनता इस देश के खिलाफ मुंह खोलने का। फौज में तो ऐसा है कि देशद्रोह की सजा है मौत। तो यही कानून देश में लागू होना चाहिए। सीधी बात है कि आपने देश के खिलाफ अगर आपने अनलगर प्रलाप किया तो आपको उसकी सजा मिलेगी, और यही सजा मिलनी भी चाहिए। कोई छूट नहीं होनी चाहिए ऐसे आदमी के लिए। सर लेकिन जो ये जासूसी है, मैंने तो सुना है कि इसकी सजा 3 साल से लेकर या 10 साल तक की ही है।
ये भी तो सख्त कानून होना चाहिए ना, कोई ये सब करने से पहले 10 बार सोचे। यहाँ तो आप देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुकुर मुत्ते की तरह हरियाणा पंजाब जैसे इलाकों में हर रोज एक नया जासूस पकड़ा जा रहा है। हाँ, उसकी बड़ी फेहरिस्त लंबी है। उसमें आप देखिए, उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी जासूसी कर रहा है। एक एमए फर्स्ट ईयर, हाँ कबाड़ी है, एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला छात्र है, वो भी जासूस है। एक महिला है, विडो है, वो भी जासूस है। मतलब जिसको देखो, जो पेशे में किसी भी है, वो जासूसी में लिप्त है इस समय। तो सबको लगी है कि किसी तरीके से दुश्मन के साथ हो जाओ। तो अगर जब तक की पनिशमेंट ऐसी नहीं होगी जो कि आदमी को हिला कर रख दे, मैं तो कहता हूं कि इसकी पनिशमेंट जो होती है सख्त से सख्त सजा। जैसे कि आपका होता है हत्या का आरोप होता है जिसके ऊपर, अब आप देश को मार रहे हैं, ये हत्या के आरोप से भी बड़ा आरोप हो जाता है। ये आप देश के खिलाफ अगर आपने कुछ काम किया है, तो मेरे ख्याल से इसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई छूट ना हो, जिसमें होता है ना नॉन बेलेबल वारंट, कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं। आपने देश के खिलाफ काम किया है, अब आपको अधिकार नहीं है, अधिकार आपके सब खत्म कर देने चाहिए। तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे आदमी थर थर कांपे, सोचने के लिए भी, अगर मैं पकड़ा गया इस काम को करते हुए तो मेरा अंजाम क्या होगा, यह आदमी के मन में डर होना आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, डर होना जरूरी है। अगर सख्त कानून होगा तो आदमी करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन अभी तो देखते हैं कि जो डिलीटेड चैट्स और फुटेज बरामद किया है जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन से और लैपटॉप से, उसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं। और पाकिस्तान में क्या सिर्फ एक यूट्यूबर के साथ उनका रिश्ता था या बाकी और यूट्यूबर्स के साथ मिलकर भी वो कोई खेल खेल रही थी, अभी तो इसके खुलासे होने भी बाकी हैं। सर, आपने समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, जय श्री राम, जय हिंद।